देखिए 25 खबरों के बाद अब खबरें आप सबके लिए विस्तार से। आपके लिए खबरों की प्लेट पूरी तरह से तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज के साथ हमारा ये सफर। ओमिक्रॉन से बचाव के लिए सरकार ने बनाई है रणनीति। विदेश से आने वाले मुसाफिरों पर रहेगी पैनी नजर। बंगाल की खाड़ी में जवाद तूफान की दस्तक, ओडिशा आंध्र प्रदेश में भी अलर्ट। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर पूरी तरह से तैयार। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे इसका लोकार्पण। मुंबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ आज दूसरा टेस्ट, विराट के हाथ टीम इंडिया की कमान। विशाखापट्टनम में एक जहाज बना फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, 29 दिसंबर से सैलानी कर सकेंगे इसका दीदार। तो आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर तैयार है और प्रधानमंत्री 13 दिसंबर को इसका लोकार्पण करने वाले हैं। हम आपके लिए लाए हैं बाबा विश्वनाथ मंदिर की कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आप भी कीजिए भोले बाबा के इस दरबार का दीदार। सज रहा है भोले का दरबार। जल्द होने वाला शिव भक्तों का सपना साकार। विशाल प्रांगण और भव्य द्वार, नई सूरत के साथ काशी विश्वनाथ धाम तैयार। जिस घड़ी का शिव भक्तों को बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी बहुत जल्द ही आने वाली है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बनकर तैयार है। काशी विश्वनाथ मंदिर पर चल रहा काम अंतिम चरण में है। स्वर्ण शिखर नए रंग रोगन के साथ सुशोभित होने लगा है। इसी महीने की 13 तारीख को प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण करने वाले हैं। लोकार्पण से पहले GNT पर हम आपको दिखा रहे हैं मंदिर के नए स्वरूप की कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें। काशी विश्वनाथ धाम अब लोगों को बिल्कुल अलग नजर आने वाला है। खूबसूरत नक्काशी से सजे इस भव्य द्वार पर श्रद्धालुओं की नजरें टिक जाएंगी। अंदर के विशाल प्रांगण का हर एक कोना खूबसूरती से तराशा गया है। रात के वक्त पूरा काशी विश्वनाथ धाम परिसर रोशनी से जगमगा उठता है। परिसर में रोशनी का ऐसा इंतजाम है कि रात के वक्त भी मंदिर में दिन की तरह रोशनी का एहसास होता है। नक्काशी से सजे पिलर मंदिर की भव्यता को और बढ़ा देते हैं। मंदिर के बाहर के परिक्रमा पथ को नीली रोशनी से सजाया गया है। सारे ऐसी बिल्डिंग्स, महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स है जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं को जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं भी मिलेंगी। ये पहला कॉम्प्लेक्स होगा जो गंगा से लेकर मंदिर तक घाट के लॉन्ग वो सारा सबके लिए एक्सेस होगा। हमारे दिव्यांगों के लिए, हमारे वृद्धजनों के लिए रैंप, एस्केलेटर और लिफ्ट की सुविधा इस पूरे कॉम्प्लेक्स में दी गई है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बनने के बाद श्रद्धालु गंगा स्नान के बाद सीधे बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। इसके लिए गंगा नदी के ललिता घाट को काशी विश्वनाथ मंदिर से जोड़ा गया है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में शामिल काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करीब 250 साल पहले इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। आगे चलकर महाराजा रणजीत सिंह ने काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर को स्वर्ण मंडित करवाया था। बरसों तक मंदिर की संरचना में कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे इलाके की सूरत बदलने का बीड़ा उठाया। अब विस्तार के बाद काशी विश्वनाथ धाम के परिसर का दायरा भी बढ़ गया है। पहले मंदिर परिसर 5000 वर्ग फीट में था,
विस्तार के बाद ये दायरा 5,27,730 वर्ग फीट हो गया है। मंदिर में 27 मंदिरों की मणिमाला तैयार हो चुके हैं। कॉरिडोर से जुड़े 23 इमारतों का निर्माण हो रहा है। 3 यात्री सुविधा केंद्र बनाए गए हैं। वाराणसी गैलरी और सिटी म्यूजियम का निर्माण हुआ है। गेस्ट हाउस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बनाए गए हैं। बुजुर्गों के लिए रैंप और एक्सकलेटर की सुविधा भी है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के मौके पर 1 महीने चलो काशी महोत्सव की शुरुआत होगी। 14 दिसंबर से 13 जनवरी तक चलेगा काशी विश्वनाथ महोत्सव। महोत्सव में संगीत, साहित्य से जुड़े कार्यक्रम होंगे। बुक फेयर और ट्रेड फेयर का आयोजन होगा। मेयर सम्मेलन और आर्किटेक्ट सम्मेलन होगा। रंगोली और फोटोग्राफी प्रतियोगिताएं होंगी। 1 महीने तक चलने वाला ये भव्य आयोजन शिव भक्तों के लिए एक सौगात होगा, जो मंदिर के विस्तार के इस अवसर को सदा सदा के लिए यादगार बना देगा। शिल्पी सेन के साथ रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। तो चलो काशी कॉरिडोर अब बनकर तैयार है। अगर आप भी इस यात्रा पर जाने की इच्छा रखते हैं तो आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि चलो काशी महोत्सव जल्दी शुरू होने वाला है। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ओडिशा में इन दिनों कोणार्क महोत्सव के रंग बिखरे हुए हैं। 5 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में रंगारंग कार्यक्रम चल रहे हैं। हर साल 1 से 5 दिसंबर के बीच में कोणार्क महोत्सव का आयोजन किया जाता है और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के इस भव्य महोत्सव को देखने के लिए दूर दूर से लोग चले आते हैं। ओडिशा में मनाया जा रहा है इंटरनेशनल सैंड फेस्टिवल भी इस महोत्सव का एक बहुत अहम हिस्सा है। राग रंग के साथ शुरू हो चुका है ओडिशा का मशहूर कोणार्क महोत्सव। देश भर के कलाकारों ने अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। नृत्य कला से लोगों को मंत्रमुग्ध करने वाले इस महोत्सव में ओडिसी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, मणिपुरी, कथक और छऊ जैसे नृत्यों के जरिए भारत की जड़ों में गहराई तक बसी सांस्कृतिक समृद्धि से रूबरू करवाया जाता है। 12वीं शताब्दी के कोणार्क के सूर्य मंदिर की पृष्ठभूमि में होने वाले इस महोत्सव की लोकप्रियता पर्यटकों को खींच लाती है। इस विरासत को महसूस करने और सहेजने का ये फेस्टिवल एक शानदार जरिया है। कोरोना की वजह से जो कलाकार इस महोत्सव में भाग नहीं ले पाए थे, इस साल महोत्सव में हिस्सा लेकर उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। वी वर मिसिंग दिस स्टेज की लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करे, क्योंकि वो फील अलग होता है। तो बहुत अच्छा लगा कि अभी शोज फिर से स्टार्ट होने लगी है एंड वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि हम अपना 500-year-old लिविंग ट्रेडिशन जो सत्रिया डांस है, जो शंकर देव ने क्यूरेट किया था, उसको आज हम उड़ीसा के ऑडियंस के सामने परफॉर्म किया। I want to thank Orissa Tourism for inviting us to this beautiful, magnificent dance festival to perform our beautiful Hotriya tradition. कोणार्क महोत्सव का आयोजन ओडिशा टूरिज्म ने 1989 में शुरू किया था। ये महोत्सव 1990 तक 3 दिनों का हुआ करता था, लेकिन 1991 और 1992 में इसे 7 दिवसीय आयोजन के रूप में मनाया गया। 1993 से ये महोत्सव हर साल 1 से 5 दिसंबर तक मनाया जाता है। 1999 में चक्रवात की वजह से इस महोत्सव का आयोजन नहीं हो सका था। अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल भी इस आयोजन का अहम हिस्सा है। बंगाल की खाड़ी के चंद्रभागा तट पर कोणार्क महोत्सव के साथ ये भी 5 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ओडिशा समेत देश के अलग अलग राज्यों से 100 कलाकार पहुंचे हैं, जो हर दिन अलग अलग थीम पर कलाकारी पेश कर रहे हैं। सैंड आर्ट फेस्टिवल में यह 7वीं बार आया हूँ। ये सब्जेक्ट हमारा इको टूरिज्म के ऊपर है। ये इको टूरिज्म पर है।
जो हमारा नेचुरल संपत्ति है, जो नेचुरल जो चीज़ है, वाइल्ड लाइफ है, ये है, पेड़ है, पौधे है, पत्थर है, पर्वत है, वो जैसे है वैसे ही हमें नेचुरल मूड में रखने का है और ऐसे ही रखने का है। कोणार्क के सूर्य मंदिर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को देखने, समझने और उसका आनंद लेने का ये आयोजन एक अहम जरिया है, जिसकी लोकप्रियता हर साल यहाँ के महोत्सव में देखने को मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ओमिक्रॉन ने भारत में दस्तक दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 मामलों के भारत में होने की पुष्टि की है, जिसके बाद से केंद्र और राज्य सरकारें हाई अलर्ट पे हैं। पाबंदियों का नया दौर शुरू हो गया है। हवाई अड्डों पर निगरानी और कड़ी कर दी गई है और राज्यों ने प्रोटोकॉल को और सख्त कर दिया है। ओमिक्रॉन कोरोना का वो बदला हुआ रूप जो दक्षिण अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका समेत कई देशों के बाद अब भारत में भी दस्तक दे चुका है। लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं, बल्कि डटकर इसका मुकाबला करने की जरूरत है। ऐसा इसीलिए क्योंकि आखिर ये है तो उसी कोरोना का एक रूप जिससे 2 बार भारतवासी रूबरू हो चुके हैं। जाहिर है कोरोना से कैसे बचना है और इसके संक्रमण को कैसे रोकना है, ये बताने की जरूरत नहीं। फिर भी ये तो साफ है कि सतर्कता और सावधानी बेहद जरूरी है। जिस तरह से कोरोना काल में कोरोना प्रोटोकॉल का नियमित तरीके से पालन किया गया, उसे फिर से सख्त तरीके से दोहराने की जरूरत है, ताकि एक-एक आदमी इसके नए वेरिएंट से बचा रहे। तो एक बार फिर से जान लीजिए कि अब ओमिक्रॉन से मुकाबला कैसे करना है। मास्क पहनकर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार-बार साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, भीड़-भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, सफर करने से बचें, अपने आप को फिट रखें, नियमित रूप से कसरत और योग करें, खान-पान संतुलित और पौष्टिक हो ताकि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। यूं तो कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एक्सपर्ट्स का दावा राहत से भरा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ओमिक्रॉन को हल्के में लिया जाए। क्या ये वायरस ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन कर सकता है, जानलेवा इन्फेक्शन कर सकता है, ज्यादा ऑक्सीजन की कमी, लंग्स को हार्म करना, नुकसान करना, ज्यादा डेथ्स होंगी कि नहीं, जो हमने डेल्टा में देखा था। और अभी तक तो यही लग रहा है कि ये वायरस माइल्ड इन्फेक्शन करता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि नया ओमिक्रॉन वेरिएंट करीब 500% अधिक संक्रामक है। इसमें डेल्टा के मुकाबले खराब स्पाइक म्यूटेशन 2 गुना ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इससे बचाव के लिए टीकाकरण तेज करने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कम टीकाकरण के कारण लोगों के बीमार होने की आशंका बढ़ी है। साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल के पालन पर भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने जोर दिया है। भय का वातावरण क्रिएट ना होने दें, अवेयरनेस क्रिएट करें। हम ये बताएं कि ये न्यू वेरिएंट की एविडेंस क्या है और इसके तहत हमें क्या कार्य करना है। और साथ ही हम ये इंश्योर करें कि कम्युनिटी का सपोर्ट जैसे अब तक हमें मिलता रहा है, उसी के तहत वैक्सीन कवरेज को बढ़ाएं और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम लोग फॉलो करते रहें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन को कोरोना के वेरिएंट ऑफ कंसर्न के लिस्ट में जगह दी है, तो इससे बचाव के बारे में सोचना लाजमी है। खास बात यह है कि ओमिक्रॉन के लक्षण उस तरह नजर नहीं आते जैसे कि कोरोना के इससे पहले वाले वेरिएंट्स में थे। फिर भी अगर आपको कोई भी ऐसा लक्षण दिख रहा है जिनसे बीमार होने का अंदेशा हो, तो जांच कराना और डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। आमतौर पर ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों में कुछ ऐसे लक्षण नजर आते हैं: बुखार, सूखी खांसी, गले में खराश, थकान, मांसपेशियों में दर्द। इन्फेक्टिविटी तो
नो डाउट पुराने वेरिएंट से ज़्यादा है, बट सीवियरिटी के बारे में तो अभी तक जितनी भी इंटरनेशनल जो बॉडीज़ की इंफॉर्मेशन आई है उसके हिसाब से तो ये उतना सीरियस बीमारी नहीं करता है। डॉक्टर्स और वैज्ञानिक अपने अपने तरीकों से ओमिक्रॉन वेरिएंट के असर की पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों के लिए यही जरूरी है कि लापरवाही छोड़कर पूरी एहतियात बरतें ताकि इससे बचाव आसानी से हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, ओमिक्रॉन को लेकर चर्चा तो हर तरफ है। कोरोना के इस नए वेरिएंट का कैरेक्टर क्या है, इस पर रिसर्च भी की जा रही है, लेकिन इसी बीच सरकार इस नए वेरिएंट से युद्ध की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गई है। इसके लिए सरकार ने 5 सूत्रीय रणनीति भी तैयार की है। खास बात यहाँ पर यह है कि इस बार उन तमाम कमियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी जिनकी वजह से दूसरी लहर में परेशानी बढ़ गई थी। ओमिक्रॉन ने भले ही दस्तक दे दी है, लेकिन देश में कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के पुख्ता इंतजाम हो चुके हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें सतर्क हैं। टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और टीकाकरण के मंत्र को ध्यान में रखते हुए देश भर में ओमिक्रॉन के जरिए आने वाली कोरोना की तीसरी लहर को रोकने की पुख्ता तैयारी हो चुकी है। केंद्र सरकार कोरोना गाइडलाइन 31 दिसंबर तक बढ़ा चुकी है। राज्यों में भी कोरोना प्रोटोकॉल सख्ती से लागू किया जा रहा है। देश में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 15 दिसंबर से चालू नहीं होंगी। खतरे वाले देशों से आ रहे मुसाफिरों के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। देश भर में हवाई अड्डों पर कोरोना जांच की जा रही है। बहुत से शहरों में रेलवे स्टेशन पर भी जांच का इंतजाम किया गया है। सभी पॉजिटिव सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा रहा है। जिन इलाकों में ज्यादा पॉजिटिव केसेस मिले वहां कड़ी निगरानी होगी। सार्वजनिक जगहों पर भीड़भाड़ रोकने पर जोर दिया जा रहा है। ज्यादातर राज्यों में स्कूल कॉलेजेस में 50% क्षमता के साथ पढ़ाई हो रही है। सरकार और प्रशासन की ओर से हर स्तर पर कोरोना मामलों की निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। हमारे एफर्ट्स 5 फोल्ड हैं। रिड्यूस एक्सपोजर, यानी कि हम सबसे पहले ट्रैवलर्स या सर्विलेंस के द्वारा अपने एक्सपोजर को कम करें। सप्रेस ट्रांसमिशन, यानी कि हम इन्फेक्शन को फैलने ना दें। साथ ही हम अपने वल्नरेबल कम्युनिटी के लोगों को कंटिन्यूस बेसिस पर ध्यान रखें और क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस बनाते हुए मॉर्टेलिटी को रिड्यूस करें। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम कम्युनिटी के साथ कंटिन्यूस बेसिस पर एंगेज रहें और इंश्योर करें कि हम कम्युनिटी के सपोर्ट से आगे कार्य करते रहें। यानी साफ है कि ओमिक्रॉन के संक्रमण और कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए बेहद गंभीरता से कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद भी अगर संक्रमण के मामले मिलने शुरू होते हैं और उनमें इजाफा होता है तो क्या किया जाएगा, ये भी जान लीजिए। माना जा रहा है कि दूसरी लहर से सबक ले चुकी सरकार इस बार कोई चांस नहीं लेना चाहती और पहले से इतने पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं कि लोगों को ना तो अस्पतालों में बेड की कमी से जूझना पड़े और ना ही ऑक्सीजन की किल्लत हो। केंद्र ने राज्यों से स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने को कहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में 2 लाख से ज्यादा आईसीयू बेड तैयार किए गए हैं। इनमें से 50% पर वेंटिलेटर की भी सुविधा होगी। सिर्फ दिल्ली के अस्पतालों में 30,000 से ज्यादा बेड तैयार हैं। देश में रोजाना मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन 15,000 टन करने की तैयारी की गई है। देश के अस्पतालों में 3,500 से ज्यादा पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन स्टोरेज क्षमता भी बढ़ाई गई है। सरकार और प्रशासन तो तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन विशाल आबादी वाले देश भारत में अहम जिम्मेदारी आम लोगों की भी है, जो जरूरी नियमों के पालन से परहेज ना करें, खुद को भी बचाएं और समाज और देश में कोरोना के नए वेरिएंट को पूरी तरह बेअसर कर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नए वेरिएंट पर आक्रमण की तैयारियां आपने देख ली। अब बात उस खबर की जिसे आप मुश्किल में मुस्कुराने की वजह कह सकते हैं। पहली बात यह है कि देश ने 125 करोड़ टीके का कीर्तिमान हासिल कर लिया है। सुखद खबर यह भी है कि कम से कम 1 डोज देश के हर वयस्क को लग चुकी है। शहरों और गाँव में टीकाकरण की रफ्तार भी संतोषजनक है। नागपुर के गाँव ने तो 2 वैक्सीनेशन को लेकर नया कीर्तिमान ही रच डाला। यहाँ 100 से ज्यादा गाँव में 100% टीकाकरण हो चुका है। हर घर दस्तक मुहिम महाराष्ट्र में रंग ला रही है। टीकाकरण के लिए टीमें गांव-गांव पहुंच रही हैं और टीका लगाकर लोगों को कोरोना का सुरक्षा कवच दिया जा रहा है। इस तरीके से नागपुर के 104 गांव में 100% टीकाकरण का लक्ष्य
पूरा कर लिया गया है, जबकि 159 गाँव में 95 से 99% तक टीकाकरण हो चुका है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्कर्स और स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर लोगों को टीका लगा रही हैं। साथ ही साथ गांव वालों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। उन्होंने जो पांचरा के लोगों में जो कुछ डर था उनके मन में कि वैक्सीन को लेकर वैक्सीन लगाने से डेथ हो जाएंगी या फिर कुछ हो जाएगा, तो उनके मन के अंदर जो भी शंका थी उन्होंने उनसे मिलकर दूर की और उन्हें प्रोत्साहित किया वैक्सीन लेने के लिए। अभी 100% वैक्सीनेशन होने के बाद भी हमने यहाँ के जो सभी लोगों से हमारी विनती है कि अपना जो कोविड से संबंधित जो भी हमारी सूचनाएं हैं, गवर्नमेंट की सूचनाएं हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वेयरिंग एंड हैंड वॉशिंग एंड सैनिटाइजेशन, ये जो भी है ये सब उसका पालन वैसा ही करते रहे जब तक कि अपना कोविड का प्रादुर्भाव अपने को है और आगे भी अपने को ये सब पालन करना है। नागपुर में कोरोना टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा वॉर रूम बनाया गया है। यहाँ कोरोना संक्रमण के हालात पर नजर रखने के साथ साथ लगातार टीकाकरण की भी निगरानी की जा रही है। इसके अलावा गांव-गांव में कैंप्स लगाने और लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित करने की भी इंतजाम किए गए हैं, ताकि लोगों की झिझक दूर हो और वो महामारी से बचाव के लिए आगे आए। जो लोग बहुत जिनकी उम्र है जो आ नहीं सकते, तो उनके ऐसा स्पेशल केस में उनके घर में जाके भी लसीकरण करते हैं। ये बहुत कम संख्या है बट ये भी हो रहा है। तो इस स्ट्रैटेजी से हम लोग 100% मतलब कवर करना है पूरे लाभार्थी, तो उसके लिए हमारा ये प्रयास है। नागपुर जिले में 1600 से ज्यादा गांव हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि इस महीने 18 साल से ज्यादा के सभी लोगों को जल्द से जल्द टीका लगा दिया जाए। मकसद यही है कि सभी लोगों का तीसरी लहर से बचाव सुनिश्चित हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात उस सपने की जिसे शहरों की सूरत बदलने की एक बड़ी पहल माना जा रहा है। नितिन गडकरी अपने विजन और अपने काम के लिए जाने जाते हैं, ये तो आपको पता होगा। अब उनका अगला प्लान सार्वजनिक वाहनों को ग्रीन एनर्जी के साथ चलाने का है। तो क्या है परिवहन मंत्री की नई पहल, चलिए उन्हीं से सुनते हैं। तो अभी मैंने एक योजना तैयार की कि सॉलिड वेस्ट को उसको कवर करना और ऊपर में रूफ टॉप सोलर लगाना, तो सोलर पावर सस्ती मिल जाएगी, 2 रुपये यूनिट से कम, और पानी फुकट में मिल जाएगा, और इलेक्ट्रोलाइजर अब इंडिया में बनने लगे। तो उसी से ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करना और शहर की बसेस, ट्रक्स और कार ग्रीन हाइड्रोजन पर चलाना। अब इसको पूरे क्षेत्र में पहुंचाने के लिए अब ये कोई कठिन नहीं है, क्योंकि मैं अभी 1 तारीख को 15-20 दिन में मैंने खुद एक कार अभी पायलट प्रोजेक्ट करके ली है, और फरीदाबाद के ऑयल रिसर्च इंस्टीट्यूट में वहाँ ग्रीन हाइड्रोजन बनता है, और मैं दिल्ली में वो ग्रीन हाइड्रोजन की कार खुद घूमने वाला हूँ, ताकि लोगों को विश्वास हो कि पानी से हाइड्रोजन निकलकर गाड़ी चल सकती है, क्योंकि आउट ऑफ बॉक्स आइडिया पर कोई विश्वास नहीं रखता। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो सोसाइटी को चेंज करने वाली टेक्नोलॉजी और कंसेप्ट है, उनको लोगों को प्रशिक्षित करना, ये भी CSR का ही काम है, जो जिसका सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट कई गुना ज़्यादा है। केवल किसी को मदद कर दो ये भी इम्पोर्टेंट है, पर इससे ज़्यादा जिससे मल्टीप्लाई होकर हजारों लोगों को जिसका फ़ायदा मिलेगा सोसाइटी को, वो करने में इसका उपयोग और अच्छा होगा। तो निश्चित रूप से इसके ऊपर रिसर्च करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत बार प्रबोधन, प्रशिक्षण एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनेजमेंट। और इसलिए ये जो CSR का निर्माण हुआ, तब ये फिलहाल अनेक लोगों को ये चैरिटी कर दो, ये दवाई बांट दो, ये ऑपरेशन करा दो, ये फलाने को, ये अच्छी बात है, पर इसके बजाय इन एक्टिविटी को सोसाइटी के इंटरेस्ट में मल्टीप्लाई करने में टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, स्किल का उपयोग करना और नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी दोनों को पेनिट्रेट करना रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट में। और अब एक गुड न्यूज उन घर खरीदारों के लिए जो नोएडा में फ्लैट तो खरीद चुके हैं, लेकिन रजिस्ट्री का इंतजार है। उनके लिए अच्छी खबर यह है कि रजिस्ट्री अब सुपर एरिया पे नहीं बल्कि कारपेट एरिया पे होगी। नोएडा प्राधिकरण ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। माना जा रहा है कि प्राधिकरण के इस आदेश से फ्लैट बायर्स को कई फायदे होंगे। बायर्स के क्या फायदे हैं, कैसे ये लड़ाई शुरू हुई और कैसे अंजाम तक पहुंची,
हर सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में है। फ्लैट बायर्स के लिए खुशखबरी। कम हो सकता है रजिस्ट्री का खर्चा। नोएडा प्राधिकरण का बड़ा आदेश। नोएडा में फ्लैट खरीदने वालों को नए साल से पहले बड़ी सौगात मिली है। अब तक नोएडा में फ्लैट की रजिस्ट्री सुपर एरिया पर होती रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नोएडा प्राधिकरण ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। आदेश के तहत अब फ्लैट की रजिस्ट्री सुपर एरिया के बजाय कारपेट एरिया पर होगी। यह आदेश फ्लैट बायर्स के लिए बहुत बड़ी राहत है। अब जरा इस आदेश के फायदे समझिए। कारपेट एरिया पर रजिस्ट्री होने से स्टाम्प ड्यूटी का खर्च कम हो सकता है। 20 से 25% ड्यूटी का खर्च कम होने का अनुमान है। इस आदेश के बाद पारदर्शिता आएगी। कारपेट एरिया परिभाषित होने के बाद मेंटेनेंस कम हो सकता है। अब कारपेट एरिया भी डिफाइन होगा। ये एक आम बायर के लिए ट्रांसपेरेंसी इसमें ज्यादा क्लियर हो पाएगी। दूसरा फायदा जो मैं देख पा रहा हूँ वो मेंटेनेंस चार्जेस जो कि कारपेट एरिया पे अब लगेंगे, पहले सुपर एरिया पे लगते थे, तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी बायर को नहीं होती थी। वो भी मेंटेनेंस चार्जेस अब कारपेट एरिया पे लगेंगे। नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ने इस बारे में गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी को खत लिखा है। चिट्ठी में अनुरोध किया गया है कि आदेश को लागू करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। रजिस्ट्री के इंतजार में बैठे फ्लैट बायर्स को इस आदेश का फायदा मिल सकता है। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि सुपर एरिया होता क्या है और कारपेट एरिया किसे कहते हैं। कारपेट एरिया वो जगह जिसे आप अपने घर में इस्तेमाल कर पाएं। कारपेट एरिया में बेडरूम, लिविंग रूम, किचन, बालकनी, टॉयलेट और भीतरी दीवारों की मोटाई शामिल होती है। सुपर एरिया वो जगह जो आप फ्लैट के अंदर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सुपर एरिया में लॉबी में इस्तेमाल की गई जगह, एलिवेटर्स, सीढ़ियां और खेलने का इलाका शामिल होता है। रेरा आया, रेरा में कारपेट एरिया का काफी क्लियर डेफिनेशन दिया गया है और रूल्स में क्लियरली एग्रीमेंट टू सेल जब नोटिफाई हुआ उसमें ये कहा गया कि प्राइसिंग एट कारपेट एरिया क्या है वो डिस्क्लोज हो। इस वजह से एक मैं कहूं कि इम्पोर्टेंट कदम था और ये बायर्स को जानना जरूरी हो जाता है कि उसका एरिया नेट कितना मिलेगा और उसके लिए वो कितना दाम दे रहा है। आपको बता दें कि 2 फ्लैट बायर्स ने कारपेट एरिया पर रजिस्ट्री के लिए लिखत पढ़त शुरू की थी। उनकी लंबी लड़ाई के बाद नोएडा प्राधिकरण का ये आदेश आया है। कारपेट और सुपर एरिया विवाद के चलते इस साल जनवरी में ग्रुप हाउसिंग फ्लैट की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई थी, जिसके चलते 40,000 फ्लैट की रजिस्ट्री रुकी हुई थी। आदेश जो आया ये फ्लैट खरीदारों के हित में है और बिल्डरों ने जो सुपर एरिया के नाम पर लूट मचा रखी थी उस पर लगाम आएगी। और हालांकि रेरा के प्रावधानों में ये पहले से स्पष्ट था कि सुपर एरिया नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन अब जो आदेश आया है तो इससे एक क्लैरिटी आई है और निश्चित रूप से फ्लैट खरीदारों के ऊपर रजिस्ट्री शुल्क का जो बोझ है वो कम होगा। रेरा के प्रावधानों के तहत नए बिकने वाले फ्लैट्स कारपेट एरिया पर बेचे जाते हैं। ऐसे में जब डेवलपर कारपेट एरिया का रेट वसूलेगा तो फिर रजिस्ट्री कारपेट एरिया पर होने के बावजूद क्या किसी तरह की राहत ग्राहकों को मिल पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आदित्य के राणा, गुड न्यूज टुडे। तो अंत भला तो सब भला। और चलिए आदित्य, एक और चीज़ आपको बताती हूँ। देखिए आज 3 दिसंबर है, वो तारीख जब 1971 में पाकिस्तान के साथ जंग शुरू हुई थी और ठीक 13 दिन के बाद यानी 16 दिसंबर को भारत को इस लड़ाई में शानदार जीत हासिल हुई थी। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उस जंग के एक जांबाज सेनानी से जो अब 99 साल के हो चुके हैं, लेकिन उनके दिल में वही जोश, वही जज्बा आज भी कायम है। पाकिस्तान के साथ 1971 की जंग के जाबाज सेनानियों में से एक पूर्व वाइस एडमिरल एसएच शर्मा अपने जीवन में शतक जमाने की ओर बढ़ रहे हैं। एसएच शर्मा उन गिने चुने फौजियों में से हैं जिन्होंने जंग के मोर्चे पर पाकिस्तान को हराकर हिंदुस्तान की विजय पताका लहराने में कामयाबी हासिल की। जंग की उन घड़ियों को याद करके इनकी आंखें आज भी चमक उठती हैं। We carried out a blockade. Blockade means you don't allow anything to go in or come out of East Pakistan. And we captured 15 ships, sent them to Calcutta.
1971 की जंग के दौरान वाइस एडमिरल शर्मा नौसेना की ईस्टर्न फ्लीट की कमान संभाल रहे थे। उस जंग में पाकिस्तान को शिकस्त देने में थल सेना और वायुसेना के साथ भारतीय नौसेना की कितनी अहम भूमिका थी, इसको पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति याह्या खान ने खुद कबूल किया था। वाइस एडमिरल शर्मा गर्व से उस पल को याद करते हैं। On the 16th of December 1971, Yahya Khan made a declaration in front of the press saying the capitulation of our army in East Pakistan would not have been so precipitate or complete but for the straggling action of the Indian Navy. Now that was a good compliment from the enemy. दक्षिण ओडिशा में पैदा हुए वाइस एडमिरल शर्मा ने महज 13 साल की उम्र में समुद्री करियर शुरू किया था। सबसे पहले 1937 में वे मर्केंटाइल मरीन ट्रेनिंग शिप डफरिन पर ट्रेनिंग के लिए गए थे। फिर 1940 में कैडेट के रूप में वे ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी में शामिल हो गए। इसके बाद 1942 में वे नौसेना में शामिल हुए। तब से लगातार अपनी लगन और मेहनत की बदौलत वे तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते गए। कई बार उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हासिल हुआ। His career was meteoric. When he was promoted to a commander, he superseded some 56 officers. It's unheard of at that time. When he was promoted to captain, he superseded some 12 officers. Again, an unheard of thing. And as a rear admiral, again he superseded somebody. वाइस एडमिरल शर्मा नौसेना में कई ऊंचे ओहदों पर रहे और हमेशा नेवी को भारतीय सेना का सशक्त अंग बनाने में लगे रहे। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जाबाजी के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। नौसेना में अपने करियर को याद करके वो आज भी जोश में आ जाते हैं। उनकी यही तमन्ना है कि मौका मिले तो एक बार फिर नौसेना की सेवा करें। अगर फिर एक वक्त में कोई पूछेगा what career would you like? I would like to say Navy. I like the Navy very much. वाइस एडमिरल शर्मा उन तमाम फौजियों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं जो सरहदों पर हिंदुस्तान की हिफाजत करने में लगे हुए हैं। वो ऐसी धरोहर हैं जिन्हें हिंदुस्तान के सैन्य इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। मोहम्मद सूफियान, भुवनेश्वर, गुड न्यूज टुडे। पारंपरिक मशाल परेड, बेटोवन का मनमोहक संगीत और सुर्ख गुलाब। जर्मन सेना ने चांसलर एंजेला मर्केल को कुछ इस तरह सम्मान दिया। मशाल लेकर सैनिकों ने मर्केल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया और फिर मिलिट्री बैंड पे मर्केल की मनपसंद धुन गूंजने लगी। जर्मन सेना ने जो संगीत बजाया उसका चुनाव मर्केल ने खुद ही किया था। जर्मन सेना की ओर से दिया जाने वाला ग्रॉसर जैप फैन स्ट्रेचेस नाम का ये सम्मान सिर्फ वहां के चांसलर्स को ही दिया जाता है। 16 साल तक जर्मनी पे शासन कर चुकी एंजेला मर्केल का आधिकारिक कार्यकाल करीब एक हफ्ते में खत्म होने वाला है। इसके बाद वो ओलफ शॉल्ट्स को सत्ता सौंप देंगी। देखिए, पेट भरना जरूरी है पर जायका भी तो जरूरी है। जी हाँ, तो हम लौटेंगे खबरों के जायके के साथ। आप कहीं जाइएगा नहीं।